हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का विनय एकेडमी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त विराज, लेके आ गया हूं नया लेक्चर। आज नया लेक्चर क्या है? देखो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं नीट की पूरी सीरीज। तो बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सारा पार्ट, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सारे पार्ट में आपका कवर करूंगा बेहतरीन तरीके से। हम स्ट्रेटजी भी सीखेंगे, सीक्वेंस भी सीखेंगे और एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। मतलब कोई कमियां नहीं रहेंगी और कैसे कैसे हमें चलना है, नीट को हमें जो है क्रैक करना है प्रॉपर वे में। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं एकदम शुरुआत से। मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, तो पहले अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपके आने वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पहले कवर अप करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो नीट वाले बच्चे हैं उनको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। इनऑर्गेनिक हो जाती है, ऑर्गेनिक हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में होती है कैलकुलेशन, होती है थोड़ी मैथमेटिक्स, और बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा लगता है डर। वो डर लगने का बस यही रीजन है कि वो सीक्वेंस में चीजें नहीं करते, बस रैंडम ही चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आप देखोगे कि मोल कॉन्सेप्ट के बाद एक सीक्वेंस में हम चलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बेहतरीन बनेगी। सीक्वेंस क्या रहेगा आओ समझते हैं। सीक्वेंस ये रहेगा कि मान लो अपना जो चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें प्रॉपर वे में कवर करेंगे, पहले वो आप समझ लो। जैसे नीट वाले जो हमारे बच्चे हैं, नीट वाले, देखो नीट वाले बच्चे इतना समझो, ये सीक्वेंस अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और ये सीक्वेंस आप केमिस्ट्री में ही नहीं, आप बायो में भी फॉलो करो, आप फिजिक्स में भी फॉलो करो। देखो प्रॉपर तरीके से आपका रिजल्ट कैसे बनता है, आप टेस्ट करके देखोगे। सबसे पहला प्रोसेस आपका ये रहेगा कि जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका, जो इस कॉन्सेप्ट की जो कॉपी है आपकी, जो आपका नोट्स है, वो बेहतरीन रेडी कर लो। ठीक है, नोट्स बनाते चलो पहले। जब आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो जाए फिर हम लोग इस पे सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि चैप्टर के अंदर का कंटेंट आपके पास आ चुका है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, अब हम लोग यहाँ पे ये भी रिलेट करा के दिखाएंगे कि जो पेपर हुआ होता है, अक्सर होता आ रहा है, जो रीनीट का एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन उठा करके एनसीईआरटी के लाइन से आपको हम को रिलेट करके दिखाएंगे कि आपको लगेगा यार वाकई में ये तो एनसीईआरटी से उठा के सीधे सीधे दिया जा रहा है। तो आपको एक ये भी फील होगा कि हाँ एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। मतलब 95% और 98% इतना लेवल तक का केमिस्ट्री, बायो, इवन फिजिक्स भी एनसीईआरटी से पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो जाएगी। और हाँ, इसमें देखो दो तीन चीजें होती है, जैसे हम इसको इग्नोर कर देंगे अगर ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके अंदर जो है आप एग्जाम्पल इग्नोर नहीं कर सकते, तो एग्जाम्पल्स भी हम देख लेंगे। ठीक है, आप इसके अंदर इंटेक्स के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, इंटेक्स भी हम करा देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज, अगर आप रेकमेंड करते हो तो एक्सरसाइज भी करा देंगे। ठीक है, अगर आप ये सब कर लेते हो ना तो आप सिलेक्शन के कैटेगरी में, उसके सर्कल में आ चुके हो। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो एक स्टेप और कर लो, पीवाईक्यूज। जितने भी नीट में आज के 30-40 साल से जो एग्जाम में आ रहे हैं, वो पीवाईक्यूज आप कर लो। फिर देखो, आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में अगर आपको लगे दिक्कत तो आप कहना, बिल्कुल नहीं कहोगे। ठीक है, आप बिना एकेडमी के थैंकफुल हो जाओगे, आपको वाह मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक टीचर प्रॉपर वे में पढ़ाता हुआ मिलेगा। आपका बायो का टीचर, आपका फिजिक्स का टीचर, मैथ में अगर आपको बेसिक चीजें से, हमारे नीट वाले बच्चों को थोड़ा मैथ में दिक्कत आती है, तो जो मैथ वाले हमारे सर हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं जाकर के, आप बेसिक मैथ वहां से स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी चीजें जो है टीचर, इंडिविजुअल टीचर अपने सब्जेक्ट में जो मैथ का जो रिक्वायरमेंट होगा वो बताता रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए, बिना लेट किए हुए शुरू किया जाए ये जो है नीट का बेहतरीन सा सफर। स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो और समझा दे। तो पहला लेक्चर आपका है, तो आप जानते हो पहला लेक्चर, जो पहला चैप्टर है आपका, क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो क्लास 11 में जो पहला चैप्टर था, कौन सा था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम होता है ना। अब इसको आप जो हमारे लाइफ, मतलब हमारे लाइन में, नीट वाली में, नीट वाले जो है क्राइटेरिया में क्या बोलते हैं, इसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब ये चैप्टर सेम सा है, तो चाहे इसको मोल कॉन्सेप्ट कहो, चाहे इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहो, तो इसको हम मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं और मोल कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं एकदम प्रॉपर वे में। सबसे पहले
केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली हमें बताती है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो किससे मिलके बना है, ठीक है, मतलब उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे बना हुआ है। तो बेसिकली उसके क्या बताती है वो, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता देती है। तीन चीजें हमें बताती है केमिस्ट्री, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, किसी कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में पता चलता है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है, और वो कैसे बना हुआ है, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो ये पूरी चीज केमिस्ट्री में बताती है। पर्टिकुलर से वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर क्या होता है, अब वाटर हमने नॉर्मली बोल दिया, पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये हमें कौन बताती है, केमिस्ट्री बताती है। तो केमिस्ट्री एक बेसिक लेवल पे चीजें बताती है वो किससे मिलकर बना है, ठीक। तो आगे बढ़े, तो देखो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है दैट स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। हमें क्या क्या बताती है, कंपोजिशन के बारे में बताती है, मतलब किससे किससे मिलके बना है। कंपोजिशन की बात मैंने बताई आपको, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था। जैसे आप शुगर देखो, शुगर आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक। अब देखो शुगर का ये फॉर्मूला है, मतलब आप एक छोटा सा शुगर जो घटक जाते हैं, वो छोटा सा शुगर आप सोचो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक मॉलिक्यूल, ठीक, एक मॉलिक्यूल में आप 12 कार्बन घटक लेते हैं भाई साहब, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन कितना 11, सोचो एक मॉलिक्यूल में आपने इतने सारे, कितने हो गए 45 हो जाएंगे सारे। अगर हम एलिमेंट को अगर कंबाइन कर दें तो 45 एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में हम लोग जो है खा जाते हैं, ठीक। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर कंपोजिशन कितना छोटा छोटा है। ये कहाँ से पता चला, केमिस्ट्री से पता चला। दूसरा है प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी की भी बात होती है कि जैसे हम हमारे पास में है, ये मान लो क्या है, शुगर है, शुगर का स्टेट कैसा होता है, शुगर होता है सॉलिड स्टेट में, तो हमें पता चल जाता है ये सॉलिड है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, H2O है, तो H2O किस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि लिक्विड स्टेट में है। ऐसे अगर हम बात करें CO2, इसका स्टेट क्या होता है, तो ये गैसेस स्टेट में होता है। तो हमें स्टेट, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, और ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ, ये जो है एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ये सारी बात हमें केमिस्ट्री के अंदर पता चलती है। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें बहुत मैटर के डेप्थ के अंदर, उसके अंदर जो है कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक टर्म और लिखा हुआ है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ठीक है, यानी ये मैटर जो होता है, मैटर दुनिया में मैटर क्या होते हैं, है ना, इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम यही से पढ़ने वाले हैं, मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो जो मैटर होता है, वो मैटर का इंटरेक्शन दूसरे मैटर के साथ कैसे होता है, ये भी केमिस्ट्री बताती है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर में हम कोई चीज मिक्स करते हैं तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब ये शुगर हम देख लें, शुगर उठा करके पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, तो वाटर के अंदर वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, कैसे डिजोल्व होगा, ये सब चीज कैसे पता चलेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स होंगे, कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर रिपल्शन होगा, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो ये सारा टर्म इतने ब्रॉड लेवल से हमें केमिस्ट्री सब बताती है कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली केमिस्ट्री का एक तरह की साइंस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो यहाँ से आप कह सकते हो दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में, या केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ योगदान रहा है, बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ रहा है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमें जो है हेल्प कर रही है आज के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं ब्रॉड लेवल पे ये काम कर रही है। मेडिसिन, भाई आजकल तुम जितनी दवाएं देख रहे हो, कौन कौन सी दवाएं चले, पैरासीटामोल, मैं इतनी सारी दवाओं के नाम नहीं जानता। आप डॉक्टर बनेंगे तो आप एक पूरी पूरी बुक पढ़ते हैं। आप एमबीबीएस जब करते हो तो एमबीबीएस सेकंड ईयर में आपको एक बुक मिलती है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में सारी दवाओं के नाम भाई साहब, पूरा लिस्ट है ना, पूरा फॉर्मूला होता है। तो पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट ये कहाँ से आया है, ये सारी दवाएं जो बनी है इसके अंदर कंपोजिशन तो किसका है, केमिकल्स का है। तो ये हमें कौन बताती है, केमिस्ट्री बताती है। केमिस्ट्री नहीं होती तो सोचो कितनी चीजें, पहले टाइम पे क्या होता, किसी को फीवर होता था, आदमी निपट जाता था, मतलब खत्म हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस समय केमिस्ट्री थी नहीं। और केमिस्ट्री थी भी तो बहुत पुराने टाइम पे लोग, जैसे क्या होता था, चीजें मिक्स करके बना करके करते थे, जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं आयुर्वेद आज के टाइम पे, है ना। चीजें जैसे प्लांट से कुछ चुरा लिया, किसी दूसरे प्लांट से चुरा लिया, मिक्स करके बना दिया, पिला दिया। और जब केमिस्ट्री आ गई तो लोगों ने प्रॉपर वे में एक दवा बना ली, ठीक है। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखा आपने कि इस एरिया में केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें, भाई केमिस्ट्री जब आ गई तो पहले एग्रीकल्चर होता था। एग्रीकल्चर कैसे होता था, मान लो किसी ने कुछ उगाना स्टार्ट किया तो वो एक जो है कम अमाउंट में उगता था, या डैमेज हो गई फसल, कीड़े आ गए, है ना, इंसेक्ट्स आ गए, बहुत सारे ग्रास ऊपर वगैरह आके खा जाते थे। लेकिन जब केमिस्ट्री आ गई तो केमिस्ट्री आने से देखो क्या क्या बन गया, केमिस्ट्री आने से बन गई DDT, ठीक है। DDT ये इंसेक्टिसाइड होता है, इसको उठा के और जो आपका जो क्रॉप होता है उसके ऊपर मार देते हैं,
कोई कीड़ा उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है और डेवलपमेंट उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता है। तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हेल्प मिली। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों को खाने की जरूरत भी तो पड़ेगी। अब खाने की जरूरत पड़ेगी तो खाने वाली चीज हमें ज्यादा तो ग्रो करनी पड़ेगी ना। तो ज्यादा अब व्यवस्था नहीं है, मान लो आपने क्या किया, उगाना स्टार्ट किया और उसमें कीड़े आ गए, खा गए उसको, तो डैमेज कर दिया, तो उतने अमाउंट में नहीं हो पाता। तो केमिस्ट्री आने से कहीं ना कहीं हम लोग जो है क्रॉप को भी ज्यादा सेफ्टी दे पाए और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसका प्रोडक्शन कर पाए, है ना। तो यहाँ भी हेल्प मिली। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी देख रहे हो आप कितने सारे हैं ना। आजकल कितनी चीजें आ गई हैं हाउस होल्ड में, क्लीनिंग के लिए चीजें आ गई हैं, इंसान के लिए कितनी चीजें आ गई है ना, फेयर हैंडसम, फेयर लवली, कितनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं। लोग अपने आप को भी फिक्स कर रहे हैं, ये सब कहाँ से बनी है? सब केमिस्ट्री से भाई। आजकल मार्केट में देखो कितना चल रहा है, गर्मियों में आप लोग क्या पीते हो? कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक कितने वैरायटी है ना, कोका कोला, तो जो कुछ बहुत सारे वैरायटी है, आप पीते रहते हो। तो ये सब कैसे बने हैं? आप थोड़ा बहुत जानते हो तो पूछते रहते हैं लोग कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती फील होती है, बताओ, जज करो। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं ना, उसके अंदर डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, और उसको पैक कर देते हैं एकदम से ताकि वो खराब ना हो। तो देखो क्या होता है, वो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो हाउस होल्ड जितने प्रोडक्ट बने हैं, आप देख सकते हैं, दुनिया भर की क्रीम है, एंटीसेप्टिक्स हैं, दवाएं हैं, या फिर आपके पास जो है जम्स को मारने के लिए अलग अलग जो है लिक्विड्स आ रहे हैं, ये सब केमिस्ट्री की देन है भाई। केमिस्ट्री आ गया, ये सब आ गया। तो ब्रॉड लेवल से इसका जो है हेल्प मिला। अच्छा, एनर्जी की अगर हम बात करें तो अलग 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 एनर्जी वाले डिपार्टमेंट भी इससे इसका जो है यूज रहा है। तो केमिस्ट्री एक ब्रॉड लेवल पे काम करती है, हमें हर डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाते हैं तो केमिस्ट्री ही वहाँ पे, केमिस्ट्री को पूरी तरह से श्रेय नहीं दे सकते, तो बाकी चीजें भी हैं, फिजिक्स भी है, आपका मैथमेटिक्स भी है, पर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल एक बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो ऐसे केमिस्ट्री समझ लो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो पूरा प्रॉपर वे में धीरे धीरे चलते हुए सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात आती है चलो अब हम केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं ना, ये तो बता दिया कि केमिस्ट्री का यूज कहाँ रहा और कहाँ कहाँ चलता है। अब शुरू होती है बात मैटर से, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे बेसिक बात पहले आती है मैटर, मतलब दुनिया में जितनी चीजें आपको दिखती हैं वो सब मैटर हैं। क्या क्या दिख रही हैं आपको, किस तरह से लेवल की चीजें दिखती हैं आपको? चीजें सॉलिड दिखते हैं ना, आपके घर की दीवार दिख रही है, आपको टेबल दिख रही है, फैन दिख रहा है, सब सॉलिड है, ठीक है। उसका दूसरा होता है लिक्विड, है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड वाले फॉर्म में है। और एक होता है गैस, गैस तो आप देखते हो अलग अलग गैसेस भी होती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 गैस हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ठीक है, CO2 गैस हो गई, बहुत सारी गैसेस है ना, ये सब गैस होती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, तो डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं। तो पहले तो मैटर समझो क्या होता है। मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज, अब जैसे मैं ऐसे ऐसे जो बात बोल रहा हूँ मैं, ये मैटर नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये जा रही है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या है। मैटर मतलब उसके उसका कुछ एक जगह होना चाहिए जो थोड़ा सा जगह वो ऑक्यूपाई करे, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका कुछ मास नहीं है, ठीक है, ना ये कोई जगह देख रही है, तो ये मैटर नहीं है, ठीक। तो बेसिकली ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो उस चीज को हम मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस, एग्जाम्पल हमारे पास जो आसपास चीजें हैं, जैसे वाटर है, पेंसिल है, पेपर है, एयर भी है, ठीक है, इवन एयर भी है, क्योंकि एयर को अगर हम एक साथ कहीं किसी चीज में रख लें तो एयर भी क्या हो जाएगा, उसका कुछ मास हो जाएगा, वो भी थोड़ी जगह लेने लगेगा ना। सिलेंडर वगैरह आते हैं, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा ना कोरोना काल में, और सिलेंडर क्या है, पूरा वजन हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ तो मास हो जाएगा, पूरे सिलेंडर में भरा जाएगा तो थोड़ा जगह भी ले लेगा, स्पेस भी ले लेगा, तो वो मैटर बन जाता है ना। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मैटर, ये सब के सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब के सब मैटर कहलाते हैं, क्लियर है। तो ये बात हो गई भाई मैटर वाली बात। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये पूरी बुक का एक पूरा एक स्लॉट रखा हुआ है पूरा, ये है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सब क्या हुआ है, कुछ ना कुछ इसका मास है, ऐसे तो है नहीं, इसका बहुत सारा मास होगा, और ये इतनी स्पेस भी ले रहा है, तो इतना अपने मैटर हो गया। अब ये कौन सा मैटर है, ये सॉलिड मैटर है एक तरह से, ठीक है। वैसे यहाँ जितनी चीज़ें मैक्सिमम दिख रही हैं सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भी है। देखो ये है, इतना सारा है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इतनी जगह घेर के बैठा हुआ है, तो एक मैटर हो गया, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हो जितनी चीज़ें हैं, ये भी देखो, इसका भी ऐसे इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, पर इसके अंदर है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इसका मास हो जाएगा, और ये देखो इतनी जगह लेके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब स्पेस भी ले रहा है, तो ये मैटर हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो, समझ रहे हो ना पूरी बात। तो मैटर का सीधा सा मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, ठीक, और वो थोड़ी कुछ ना कुछ जगह ले रहा हो, तो समझ जाओ मैटर है। हमारे हाथ में ये पेन है, इस पेन का कुछ ना कुछ मास है, इस पेन को अगर मैं उठा के कहीं रखता हूँ तो जहां रख दूंगा वो उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा इससे, ठीक है। तो दिस इज अ मैटर, यही मैटर, सिंपल सा है, क्लियर है। यहाँ देखो ये सब मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग तरीके के मैटर होते हैं। तो ये बात हो गई, मैटर समझ में आया। अब इसके अलग अलग
जो पार्ट है मैटर के वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखो मैटर बेसिकली जो है जनरली जो है फेमस जो मैटर है वो 3 टाइप के हैं। कौन-कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और मैटर होते हैं, ज़्यादा डिस्कशन उसका नहीं किया जाता, पर होते हैं, उसको भी जान के रखो क्योंकि नीट में क्या होता है जनरली पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फोर्थ मैटर फोर्थ मैटर, फोर्थ मैटर पूछ लेगा, फिफ्थ मैटर पूछ लेगा क्या है। तो आपको 3 तो ऐसे जनरली याद रहती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर जो 2 बाकी बचती हैं प्लाज़्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट वो नहीं याद रहती, तो उसको याद रखना, ठीक है? तो सब हम डिस्कस कर देंगे। तो चलो सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड देखो ऐसा कुछ सॉलिड है ना एकदम सॉलिड सा, इसके जो पार्टिकल्स हैं देखो एकदम पास-पास होते हैं। हालाँकि अभी हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे हर एक मैटर को। बाकी आपको पहले सॉलिड दिखा रहे हैं, ये सॉलिड इस तरह के सॉलिड होते हैं, ठीक है? तो सॉलिड में आप देखोगे कि जो इसके एटम्स होते हैं, ये एटम बने हुए हैं, छोटे-छोटे एटम। ये बहुत प्रॉपर वे में एक जो है फैशनेबल तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है? बढ़िया तरीके से अरेंज होते हैं, प्रॉपर्ली अरेंज। मतलब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो मॉलिक्यूल एक प्रॉपर वे में यहाँ पे फिक्स होते हैं, तो ये सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है? एकदम फिक्स हो जाता है। तो ये सॉलिड है। अच्छा लिक्विड की बात करें, देखो यहाँ पे लिक्विड को समझाया गया है। तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से अलग तरीके से अरेंज होते हैं, बहुत प्रॉपर अरेंज नहीं होते हैं। उसके पार्टिकल लेफ्ट राइट जाते-आते रहते हैं, ठीक है? तो ये लिक्विड हो गया। गैस की बात करूँ तो भाई इसके पार्टिकल तो कुछ अता-पता ही नहीं होता है, मतलब बहुत दूर-दूर होता है। इनके जो बीच में जो गैप होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक? तो दीज आर बेसिक बेसिक फंडा समझ सकते हो कि सॉलिड लिक्विड गैस का यही है। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास-पास होना, बहुत प्रॉपर ढंग से अरेंज होना दैट इज़ सॉलिड। पार्टिकल्स थोड़ा दूर-दूर होना, थोड़ा ढंग से अरेंज ना होना दैट इज़ लिक्विड। और पार्टिकल्स का बिल्कुल अरेंजमेंट ना होना और बहुत दूर-दूर हो जाना, तो वो कहलाता है गैस। ये बेसिक सी बात हो गई। अब मैटर को बाँट दिया गया है 2 पार्ट में दैट इज़ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, है ना? प्योर इस मिक्सचर को तुम बोल सकते हो इम्प्योर, दिस इज़ आल्सो नोन एज़ इम्प्योर, ठीक है? अब इस प्योर वाले सब्सटेंस के अंदर जो आता है अपना, वो क्या आता है? एलिमेंट, ठीक है? ये ई है, ठीक है? एलिमेंट। और यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ कंपाउंड, ठीक? तो 2 टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम एक ढंग से ही होता है, तो एलिमेंट वाले जो होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं, इन दोनों को हम प्योर वाली कैटेगरी में रखते हैं। व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ से मिलके बने होते हैं, ठीक है? तो ये बात होती है। अच्छा बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होमोजेनस, एक होता है हेटेरोजेनस, ठीक? अब इनके बारे में डिटेलिंग करेंगे आगे, पहले अभी हम मैटर की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करें। अभी मैटर को हमने क्या बोला? मैटर को जनरली हम यहाँ देखें तो क्या बोलते हैं? मैटर ये होता है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सही है? 3 तरह का है, आप ये समझ चुके हो नॉर्मली तरीके से। बाकी इसके अलावा 2 और कैटेगरी होती है जिसको हम अभी आगे समझेंगे। एक होता है प्लाज्मा और एक आपका और बढ़ा देते हैं, क्या होता है? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक? ये 5 मैटर होते हैं। एक-एक मैटर को समझेंगे, इनके अंदर की बात को समझेंगे। ठीक है? इसलिए इतना डिटेल में हम चीज़ें समझ रहे हैं क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है नीट में थोड़ा-सा 3-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। जैसे कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, तो ये अपने पास ये कैटेगरी है मैटर की, ये 5 कैटेगरी होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक-एक करके, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज़्मा एक-एक पढ़ेंगे और समझेंगे इनके अंदर के क्या इनके पार्टिकल्स का क्या नेचर होता है, अपने आप में ये क्या-क्या शो करते हैं, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैटर आपका आता है सॉलिड। सॉलिड क्या है भाई? सॉलिड यार, सॉलिड मजबूत जिसके पार्टिकल्स क्या होता है? अभी देखा आपने कि सॉलिड को अगर मैं जनरली देखूँ तो इसको पहले मैं बना दे रहा हूँ प्रॉपर वे में ना। इसके पार्टिकल्स एकदम फैशनेबली अरेंज्ड होते हैं। मतलब इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं, ठीक? एकदम ढंग से, एक जैसे होते हैं एकदम प्रॉपर वे में, ठीक? इनके अंदर जो ये स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक? तो जो सॉलिड होते हैं ना इनके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है? लोएस्ट बोल सकते हो। तो इनके बीच में फ़ोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में स्पेस क्या है बहुत कम है और जो इनके बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिडली ये जुड़े होते हैं ना, तो बोल सकते हो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है? इनके अंदर फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं एकदम पास-पास हैं, एकदम ऐसे जुड़े होते हैं प्रॉपर। इनके एक एटम दूसरे एटम से बहुत अच्छे से बाइंड होते हैं, ठीक है? और बहुत प्रॉपर लगे होते हैं, ऐसे अप डाउन नहीं होता है, एक इधर लगा है तो इधर लगा है, एक सीक्वेंस में लगा होता है, ठीक है? ये हो गया। दूसरी बात, जो सॉलिड है, तीसरा, जैसे इसको समझने के लिए तुम समझ सकते हो, जैसे क्यूब देखते हो क्यूब,
क्यूब में बना देता हूँ थोड़ा ऐसे करके। अब इस क्यूब में आप देखोगे कितना ये सिमेट्रिकल होता है, ये क्यूब आपने देखा है। वैसे जनरली आप जितने सॉलिड वाले जितने भी मैटर देखते हो, सॉलिड वाला जितना सामान देखते हो, जनरली सब्सटेंस बोल सकते हो, वो सब देखते हो एक थोड़ा सिमेट्रिकल लगता है, कोई भी चीज़ देख लो तो। क्योंकि उसके पार्टिकल्स एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक? तो ये कहानी होती है कि उसके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है? और ये इनका जो शेप है और जो इनका साइज है, वो भी क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। इनका शेप एंड साइज एकदम फिक्स होता है मस्त तरीके से, ठीक है? तो ये बात हो गई। अगर इनके वॉल्यूम की बात करें, चौथा नंबर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड्स आर फिक्स्ड, ये भी फिक्स होता है। मतलब ये जैसे दिख रहा है, ये जिस तरह इसका वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाए। आप कहीं भी ऐसे फेंक दो, तो इसका वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है? उसका शेप वही रहेगा, उसका साइज वही रहेगा। अगर चेंज हो रहा है, तो फिर सॉलिड वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना? ठीक है? वैसे मत सोचना बुक को उठा के फेंक दिया सर तो वो फैल गया, सॉलिड से लिक्विड नहीं हो गया, है ना? मतलब ठीक है, उसको एकदम प्रॉपर रखो, कॉम्पैक्ट, वो सॉलिड ही है, ठीक? तो ये हो गया। तो ये एक सॉलिड को समझने के लिए ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। और अगर पॉइंट का बात करें तो देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके एटम हैं, ये एटम अपनी जगह एकदम फिक्स होते हैं, ठीक है? ये एटम एकदम फिक्स होते हैं। तो ये बस क्या करते हैं, दे ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। ये मूव नहीं करते, बस ये अपनी जगह पे ऐसे-ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे-ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है? मतलब ज़्यादा इनका इधर लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ऐसे-ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है? ये भी खास पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब सॉलिड की बातें हो गई। मतलब किसी चीज़ को अगर सॉलिड बोलना हो, तो अब सॉलिड के अंदर देखो जैसे हम बोलते थे, मान लो हमने ये पेन की बात कही तो दिस इज़ सॉलिड। पर इसके अंदर क्या-क्या कहानी है कौन बता रहा है? केमिस्ट्री बता रही है। इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि इसके एटम एकदम प्रॉपर वे में, जैसे इसको मैं अब ऐसे तो नहीं देख सकता ना अपनी आँखों से, पर इसको स्कोपिक लेवल पे एक होती है स्पेक्ट्रोमेट्री। आजकल केमिस्ट्री में ये टर्म आ गया है। टर्म क्या मतलब ये पूरी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आप देखोगे, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। ये क्या चीज़ है भाई? स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से हम छोटी-छोटी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। मतलब जैसे इसके अंदर हमें नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम हैं, पर स्पेक्ट्रोमेट्री अगर लगा देंगे इसके अंदर, तो इसको फिर ज़ूम किया जाएगा। इसको ज़ूम किया जाएगा, तो इसका ज़ूम करने के बाद इसका एक सरफेस नज़र आएगा, और ज़ूम करोगे तो उसमें छोटे-छोटे एटम नज़र आएँगे, और ज़ूम करोगे तो उसके अंदर सब एटम के अंदर की चीज़ें दिखेंगी। तो स्पेक्ट्रोमेट्री से आप देखोगे तो एटम एकदम प्रॉपर वे में ऐसे अरेंज हुए दिखेंगे। ये सब सॉलिड के अंदर ही देख सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये होता है सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड के एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहो तो एग्ज़ाम्पल आप जानते ही हो कितनी सारी सॉलिड है दुनिया में। जो कुछ भी आप देखते हो आस-पास, आपको सब ज़्यादातर सॉलिड नज़र आते हैं ना। आपके घर का सारा मैटर, आपके घर के अंदर जो सामान पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे सॉलिड हैं, ठीक है? तो ये सब सॉलिड वाली बात। तो ये सारे पॉइंट याद रखोगे तो सॉलिड का ये मैटर खत्म हो जाता है। चलो आगे। अगला है दैट इज़ लिक्विड। लिक्विड लिक्विड में क्या होगा थोड़ा-सा तुम्हें ध्यान देना है। पहले इसका भी बना लिया जाए। लिक्विड में क्या होता है, जैसे उसमें मैंने बोल दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एक एक एटम यहाँ पे है, ठीक है? इसका दूसरा एटम यहाँ होगा, तीसरा एटम यहाँ होगा, ठीक है? इस तरह से। एक एटम यहाँ है मान लो, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके बीच में स्पेस है, एटम के बीच में। वहाँ स्पेस नहीं था। यहाँ मैंने बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ये एटम है, ठीक है? तो इनको बोल सकते हो इंट्रा एटॉमिक स्पेस। इसमें इज़ मोर देन सॉलिड। सॉलिड से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सॉलिड में बिल्कुल जगह नहीं थी यहाँ पे ना, देखो ये एटम एक-दूसरे से अटैच थे, चिपके हुए थे। तो लिक्विड में देखो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है ना, तो स्पेस है तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसका पहला पॉइंट दूसरा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स आर लेसर देन सॉलिड। सॉलिड से, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उनके कंपेयर में। फिर तीसरा है, अगर शेप की बात करें, ठीक है, तो इसका शेप चेंज हो जाता है, साइज फिक्स रहता है। साइज मतलब जितना है, जितना आपने लिया,
उतना अमाउंट रहेगा। आपने 1 लीटर लिया तो 1 लीटर रहेगा। तो इसका जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, थर्ड वाला मैं यहाँ बात कर ले रहा हूँ, ठीक? कि जैसे मान लो आपने 1 लीटर जो आपने कुछ लिया है ना? वैसे इसको मेज़र करते हैं लीटर में। तो लीटर आपने लिया, तो आप देखोगे कि इसको अगर आपने ग्लास के अंदर डाला है, तो इसका शेप ग्लास जैसा हो जाएगा ना, ये ग्लास में ऐसे फिल हो जाएगा। अगर आपने इसको एक बाउल में डाल दिया, ठीक? तो ये बाउल जैसा स्पेस इसका शेप हो जाएगा। अगर आपने इसको एक क्यूब में डाल दिया, तो उसका शेप पूरा क्यूब जैसा हो जाएगा, उसके अंदर ऐसे फिल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे फिल हो जाएगा। तो जिसमें हम इसको जिस भी पॉट में इसमें डालते हैं, उस पॉट का ये शेप ले लेता है, तो इसका शेप चेंज हो जाता है। शेप इसका फिक्स नहीं होता है। मतलब बोल सकते हो कि इसका साइज फिक्स होता है, बट शेप डज नॉट फिक्स्ड, ठीक? तो ये ध्यान रखोगे। ये पॉइंट हो गया। और कौन सी बात करें हम? लिक्विड की। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मूवमेंट होता है इनका, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड में क्या होता था, पार्टिकल एक जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते रहते थे, पर यहाँ पे इनका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है? तो पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बात हो गई। सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिक्विड में आप एग्जांपल देखो तो वही सब हो गया ना, वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लिक्विड का। वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, मिल्क हो गया, और मैं क्या एग्जांपल दूँ, है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में अगर हम हाथ डालते हैं तो हाथ को हम मूव कर सकते हैं। हाथ को मूव क्यों करा सकते हैं? ये इसलिए मूव करा सकते हैं क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है। अगर हमने इसके अंदर हाथ डाला तो हाथ इसके अंदर मूव कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल भी लेफ्ट राइट हो जाएँगे ना। सॉलिड में हाथ कहाँ डाल दोगे? सॉलिड में हाथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने पास-पास, उसमें स्पेस ही नहीं है, हमारा हाथ उसके अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ स्पेस होता है, तो जैसे लिक्विड में हम हाथ डालते हैं, पानी के अंदर अपना हाथ आराम से चला जाता है, क्योंकि उसके बीच में स्पेस हो जाता है, पार्टिकल थोड़ा लेफ्ट राइट हो लेते हैं ना। तो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर वीक होता है। क्लियर हो गया? तो ये होता है लिक्विड स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गैस स्टेट। तो गैस स्टेट भाई देखो कि इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग में पहले ही पेज पे देखा था कि एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इसके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इनका कुछ फिक्स नहीं होता है। पहला नंबर, स्पेस क्या होता है इनके बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बिल्कुल फोर्स होता ही नहीं है ना। हवा में देखो हम लोग चलते चले जाते हैं, हवा चल रही होती है, लगती रहती है, हम लोग चलते रहते हैं, क्योंकि बीच में फोर्स नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक। तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन बहुत कम होता है। शेप और साइज कुछ फिक्स नहीं होता है, इसको किसी में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब इसको हम दबा सकें, कंप्रेस कर सकें। सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होते हैं पर गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि इनको बोल सकते हो कि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और ये कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब इनमें पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट की बात करें तो क्या होता है, हाईली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ऑसिलेशन की तो बात ही नहीं है, ठीक। तो ये होता है। अच्छा, और पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, लिक्विड का शेप साइज कुछ फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। इनका शेप साइज कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक। और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट फिक्स, ठीक है। तो ये होता है, ये सब इसकी बात होती है। और गैस की बात करें तो गैस गैस कितने टाइप के हैं आप जानते ही हो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, या फिर अमोनिया गैस। अमोनिया गैस आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने लैब के अंदर, केमिस्ट्री अगर पढ़ाई जाती होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होगे ना, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऐसे आपके पास होती है क्या, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में जब अमोनिया गैस निकलती है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उसमें आपको कहते हैं इसको सूंघो, आप जैसे इसको स्मेल करते हो वो जाके एकदम सीधे सिर में लगती है, ठीक है। तो उसके पार्टिकल्स इतना तेज मूव करते हैं ना, क्योंकि इसके पार्टिकल इतना तेज भाग के जाएंगे ना, सीधे आपको एकदम हिट करेंगे यहाँ पे। तो अमोनिया गैस एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस करने के लिए, स्पेशली कि गैस का क्या है, गैस के पार्टिकल मूव कैसे करते हैं। और एग्जाम्पल चाहते हो तो वो भी एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लो किसी क्लास में बैठे हो, दूर बैठे हो एकदम कॉर्नर में, एक आदमी परफ्यूम लगा के आ रहा है, मस्त परफ्यूम लगाया उसने, जैसे वो क्लास के अंदर एंटर कर रहा है वैसे आपको पता चलता है वो किसी ने परफ्यूम लगाया है। कैसे पता चला?
कैसे पता चला भाई कि उसने परफ्यूम लगा लिया? आप जबकि दूर बैठे हो, आपके पास नहीं गया। इससे पता चलता है कि इसके अंदर ये हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इन सब के गैस की, तो परफ्यूम एक गैस ही तो है। तो उसके पार्टिकल तुरंत मूव करते हैं। जैसे आप वहाँ पहुँचो तुरंत आपके पास पहुँच जाते हैं पार्टिकल और आपको एहसास होता है अच्छा, इसने परफ्यूम लगाया है, ठीक? मान लो आप घर के अंदर किसी कमरे में बैठे हो और आपकी मम्मी जो है खाना बना रही है, कुछ अच्छा बन रहा है बहुत बढ़िया-सा, तो आप तुरंत कहते हो, "अरे वाह! कुछ बढ़िया बन रहा है, स्मेल आ रही है।" तो कैसे पता चलता है ये चीज़? इससे पता चलता है कि गैस के जो पार्टिकल थे वो मूव करके आपके पास आ गए। तो जो सिज़लिंग फूड बनता है ना, तो उससे इससे पता चलता है कि गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करके वो वापस आ जाते हैं तुम्हारे पास, ठीक? तो ये होती है बात गैसेज़ की। प्लाज़्मा स्टेट की बात कर लेते हैं। अब देखो स्टेट की बात करें तो स्टेट आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, इनके नाम ही याद रखोगे चल जाएगा, ठीक है? मतलब इसकी प्रॉपर्टी आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है, यहाँ तक कि आपके बोर्ड में भी नहीं आती है, कोई बच्चा 11th का है तो भी नहीं पूछा जाता है। बस ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ, स्टेट कौन-कौन से होते हैं, 5 होते हैं। क्योंकि स्टेट पूछ सकता है, आपसे 4th स्टेट पूछ सकता है, ठीक है? जितनी 3 स्टेट मालूम है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बताओ चौथी स्टेट कौन-सी है? अब सोचो ज़रा कि सॉलिड हो गया, सॉलिड आप सब चीज़ देख चुके हो, लिक्विड आपने देख लिया, गैस भी देख लिया, अब ऐसा कौन-सा स्टेट है जो प्लाज़्मा में आता है, प्लाज़्मा वाली कैटेगरी में। एक है तो प्लाज़्मा आपका जो है आपके ब्लड में प्लाज़्मा होता है, ठीक है? वो प्लाज़्मा अलग प्लाज़्मा है, ठीक? अब प्लाज़्मा स्टेट की हम बात करते हैं, तो देखो ये ऐसे स्टेट होती है जिसको हम देखो इसका कोई ना तो मास है, ना इसका कोई वेट है, ठीक है? इसको खाली हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है? इसका कोई मास-वास नहीं होता है। तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे लाइट जैसे जल रही है, लाइट इसके फोटॉन्स निकल रहा है, तो ये लाइट जो है, अब लाइट को हम कैसे महसूस करें, कैसे मेज़र करें? कुछ मास नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक प्लाज़्मा का एक फॉर्म है, ठीक है? अरे एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, आजकल बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, एक एक लेज़र वाली लाइट आती है ना, ऐसे दूर से ही मारते हैं, ऐसे वो पेन भी होता है उसमें, है ना? तो वो लेज़र जो होती है, अब लेज़र ऐसे पास कर रही है मान लो आपके सामने से, तो आपने हाथ लगा दिया तो लेज़र आर-पार हो जाएगी ना? तो ऐसे देखोगे ना लेज़र लेज़र जो जाती है, तो वो लेज़र जो जा रही है उसको हम पकड़ भी नहीं सकते। मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस वाली किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ना वो सॉलिड है, सॉलिड होता तो क्या होता? उसके पार्टिकल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है? लिक्विड नहीं है, लिक्विड हो अगर वो लिक्विड होता, तो लिक्विड में भी कुछ ना कुछ तो पार्टिकल हाथ में लगते हैं, हाथ ही नहीं लग रहे हैं। वो गैस भी नहीं है, ठीक है? गैस का भी इसका कोई नेचर मैच नहीं कर रहा है गैस के कि हाँ पार्टिकल ये वो मूव कर रहा है वो, है ना? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर वो गैस होती तो किसी डायरेक्शन में चली जाती, और वो एक डायरेक्शन में चलती है, ठीक? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये प्लाज़्मा एक ऐसा स्टेट होता है ना सॉलिड ना लिक्विड गैस। इसका एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग का एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। जैसे ये जो अर्थ होती है, अर्थ का जो मैग्नेटिज़्म होता है, अर्थ की मैग्नेटिज़्म में क्या होता है नॉर्थ से निकल के साउथ तरफ जाती है, ये सब होती है, ठीक है? बाकी आप देख सकते हो ये जैसे लाइट वगैरह जाती हैं, जितने ये जैसे हमारे स्पेस में हो रहे हैं जैसे आजकल बड़ा फेमस है ब्लैक होल वगैरह, ठीक है? तो ब्लैक होल के आस-पास स्पेस में जो लाइट लेफ्ट राइट टर्बर करती है, वो सब प्लाज़्मा के एग्ज़ाम्पल हैं। बढ़िया एग्ज़ाम्पल है मतलब इंटरेस्टिंग है, ये सब अभी नहीं लेकिन आगे 2, 4, 5, 10 सालों में प्लाज़्मा अपने आप में एक बड़ा मैटर बन जाएगा। जैसे अभी लोग नहीं जानते उतना साइंस अभी डेवलप हो चुका है पर साइंस इतना थोड़ी डेवलप हो गया है कि वो सब जान जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत थोड़ा-सा अगर साइंस से रिलेटेड चीज़ें देखते हो, तो कितने यूनिवर्स हैं, मल्टी यूनिवर्स हैं। कितने मतलब जो है स्टार्स हैं। हम लोग तो अर्थ पे रहते हैं ना, कितने ऐसे अर्थ जैसी चीज़ें होंगी। तो उसके अंदर ये सब प्लाज़्मा भरा पड़ा हुआ है। पूरे अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ जैसे हमारे यहाँ एक गैलेक्सी है, ऐसे बहुत गैलेक्सीज़ हैं। तो बहुत सारे जो है गैलेक्सीज़ हैं और उनके बीच में जो जगह जो स्पेस बचता है, वो सब प्लाज़्मा ही होता है। ठीक है? तो जब स्टडी होगी आगे तो प्लाज़्मा देखना एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अभी तो हम उतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए इसपे। बाकी देखो यहाँ भी एग्ज़ाम्पल है प्लाज़्मा का, जैसे मैग्मा वगैरह जब निकलता है ना, तो जब मैग्मा निकलता है तो लाइटनिंग हो जाती है आस-पास, तो भी एक जो है प्लाज़्मा का एग्ज़ाम्पल है ना? वो लिक्विड फ़ेज़ में आता है जो, ठीक? चलो आगे आ जाओ। एक और है लास्ट जो कि है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये कौन-सा है? आपने सॉलिड भी देख लिया, आपने लिक्विड भी देख लिया, गैस भी देख लिया और प्लाज़्मा भी देख लिया। अब ये आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कौन-सा है? अब देखो कोई भी चीज़ जब बहुत सुपर कूल्ड कर दी जाती है ना, बहुत ठंडी हो जाती है, ठीक है? तो बहुत ठंडे स्टेट पे जो चीज़ हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंडा स्टेट, ठीक है? तो वो इसमें चली जाती है इस कैटेगरी में। जैसे एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो जैसे जब वो होता है क्या नाम है लावा निकलता है ना लावा, तो लावा कहाँ निकलता है? जैसे कोई वोल्केनो जब वो फटता है, उसका इरप्शन होता है, तो उसमें वो मैग्मा निकलते हैं, मैग्मा निकल कर के वो ऐसे फैल जाते हैं। तो पहले मैग्मा जब निकलता है, फैलता है, उसके बाद कुछ दिनों कुछ सालों बाद जब सुपर कूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस स्टेट पे जो मैटर हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ एक टर्म याद रखना, मतलब ऑप्शन में आएगा सीधे से, तो सीधे-सीधे इसको बोल देना सुपर कूल्ड मैटर। ठीक है? इसका टेम्परेचर लगभग 0 सेंटीग्रेड के आसपास है। 0 सेंटीग्रेड या फिर इसको अगर केल्विन में करेंगे कितना हो जाएगा? आपने पढ़ा है
केल्विन में कितना हो जाएगा, 0 सेंटीग्रेड को 273 से ऐड कर दो तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर या तो ऑप्शन में दे रखा होगा तो 0 सेंटीग्रेड दे रखा होगा। फ़ारेनहाइट में कितना होता है भाई साहब, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कन्वर्जन भी होता है, जैसे कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे जाओगे, फ़ारेनहाइट से जो है सेंटीग्रेड में कैसे जाओगे। 3 स्केल होते हैं ना, 3 स्केल अपने होते हैं टेम्परेचर के, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते, ये हम आगे बात करेंगे जो आपके जो मेन 7 फिजिकल क्वांटिटी आएँगे उसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, तो ये बेसिक होता है। और एग्ज़ाम्पल देखना चाहो तो क्या मोस्ट एग्ज़ाम्पल सुपर कूल्ड चीज़ है ना, मतलब सुपर कूल्ड ही इनफ है तुम्हारे लिए। देखो नीट और जेईई में बहुत ज़्यादा इसमें ना तो डेटा लिखने को आएगा ना कुछ आएगा, जो कुछ आता है सीधे पूछा था कि फिफ्थ वाली स्टेट कौन सी है मैटर की, तो सीधा जवाब क्या दोगे, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सुपर कूल्ड, ठीक है, बस इतना काफी है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये आपके सारे मैटर कवर हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो 5 मैटर आपके हो गए। यहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री की। उसके बाद बात आती है, मैटर हमने समझ लिया कि इतने तरह के मैटर होते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप खुद उनकी खुद की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बात करते हैं, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी हम ऊपर से देख के बता सकते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है यानी जो उनके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या-क्या होता है, उनके अंदर क्या चेंजेस हो सकता है, तो चेंजेस होने के बाद मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। हम यानी ऊपर से देख करके, सरफेस से ही देख करके हम बता सकते हैं ये चीज क्या है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है जरा ध्यान देंगे। जैसे कलर देख लिया हमने, तो कलर एक हम क्या बता रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम कलर देख रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। यहाँ देखो, और अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, दिस इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दिस इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर डेंसिटी की बात करें, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो ये सारे टर्म होते हैं, जैसे अब आगे आगे पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि उसमें जब पूरा, जैसे मान लो चैप्टर पढ़ा हेलोल्केन हेलोरी, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ठीक है, ये सब चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर के अंदर पहला जो टर्म होता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग यही सब कंपेयर करते हैं भाई, कलर कैसा दिखता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे उबलता है, कितने पे पिघलता है, डेंसिटी क्या है, पानी पे तैरता है कि डूब जाता है, या सॉल्बिलिटी पानी में घुल जाता है या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। ये सारे चीजों को हमें डिटेल में बताना होता है पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जनरली वो कोई कंपाउंड, मान लो हमने बोल दिया वाटर बोल दिया, या फिर हमने जो है एसिड कोई बोल दिया, बेस कोई बोल दिया, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो ये कंपाउंड किसी दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे बने हैं तो कौन कौन से एटम से बने हैं, कौन कौन से एलिमेंट से बने हैं, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या रिक्वायर केमिकल चेंज, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करना पड़ेगा। केमिकल चेंज के लिए या तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है, या तो उसमें कोई कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, या तो उसमें कोई दूसरा उसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, किसी से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ केमिकल चेंज कराने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे कि इसमें हीट भी दे सकते हो, ठीक है, लाइट भी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हो, साउंड एनर्जी भी दे सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इसमें करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तब जाके केमिकल चेंज होता है। वो दूसरे से रिएक्ट करेगा या खुद टूट जाएगा, तब जाके केमिकल दिखता है इसमें। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इसमें हमें क्या है कि कंपोजिशन जो होता है, किसी दूसरे से कंपोजिशन करवाएं तो पता चलेगा, या उसको हम जला दें यानी हीट दे दें, ठीक है, तो कंबस्टिबिलिटी कहलाती है। या फिर रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस के साथ चेक करें कि वो उससे रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन होने के बाद वो प्रोडक्ट वही रहता है, मतलब वो जो अपने पास जो रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर वही चीज़ रहेगा, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ उसका, जैसे वाटर है, वाटर पहले लिक्विड है, इसको अगर आपने हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर ही रहेगा, पर ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में ना। तो ये इसका स्टेट चेंज हो गया ना, पर है तो ये वाटर ही, वापस से कूल करोगे फिर वाटर बन जाएगा। तो दिस इज फिजिकल चेंज। पर केमिकल चेंज की बात अगर हम करें तो केमिकल चेंज में मान लो हमने CH4 लिया, इसको हमने जला दिया, तो जलाने के बाद ये बन जाता है CO2 प्लस H2O।
अब तुम इसको दोनों को वापस, ऐसा कुछ हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि इन दोनों को रिएक्ट करा के वापस से हम मीथेन बना लें, वापस से मीथेन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में जो प्रोडक्ट बन जाता है वो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है, वो रिएक्टेंट से मैच नहीं करता है, ठीक है। उसका मास भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक। यहाँ पे जबकि मैच करता है। तो ये बेसिक सा एक आइडिया है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। चलो आगे बढ़ें। अब यहाँ पे बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज लिखी है, तो उसमें दो चीज, किसी भी हम प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, हालांकि ये आपको फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे। कोई भी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी क्या होती है पहले इसको समझ लो। थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ, बाकी फिजिक्स में पूरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो क्वांटिटी बेसिकली क्या है कि इसमें दो चीजें हैं, जैसे मान लो हमने बोल दिया 6 किलोमीटर, या फिर हमने बोल दिया कि 5 kg, या मैंने बोल दिया 5 सेकेंड, ठीक है। मैं सबका सिमिलर कर ले रहा हूँ ना, 5 5 कर लेता हूँ। 5 किलोमीटर, 5 kg, 5 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू सबकी सेम है, लेकिन ये तीनों अलग अलग क्वांटिटी नजर आ रही होंगी, एक क्वांटिटी नहीं है ये। कैसे? देखो ये 5 किलोमीटर लिखा है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये क्या है, डिस्टेंस। इसको आप खुद ही कह रहे हो ये डिस्टेंस है। अगर मैं कहता हूँ 5 kg, तो आप खुद बोलते हो ये क्या है, ये तो मास है। अगर मैं 5 सेकेंड बोल रहा हूँ तो आप कहते हो ये तो टाइम है। तो आप ये अलग अलग बातें बोल रहे हो ना, तो ये किससे डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है दो चीजों से। एक तो यहाँ पे आगे एक वैल्यू लिखी है जो कि न्यूमेरिकल, जैसे यहाँ देखो 6 मीटर लिखा हुआ है ना, तो ये आगे वाली जो वैल्यू है, इस आगे वाले वैल्यू को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आगे वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक तो ये चाहिए, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हो इसको बोलते हैं यूनिट। तो ये दो चीजें होती हैं एक साथ, तो वो एक तरह से क्या बन जाती है, इसको हम बोल देते हैं कि ये बन जाती है क्वांटिटी, ठीक है। तो एक तरह की क्वांटिटी बन जाती है, मतलब किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसके साथ एक यूनिट चाहिए। अगर दोनों चीज होगी तब उसको हम बोलेंगे कोई क्वांटिटी है। मैं 6 बोल दूं, आप क्या बताओगे, नहीं बता सकते, ठीक है। 6 से नहीं बता, यूनिट से तो कुछ बता भी लोगे, है ना। ये साइड वाली क्या है, आगे वाली हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये वाली हो गई आपकी यूनिट, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, तो दोनों का कलेक्टिव फॉर्म कहलाता है क्वांटिटी, ठीक। तो हालांकि फिजिक्स में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, इतना ज्यादा परेशानी नहीं होना है, बस मैंने बता दिया ये है क्वांटिटी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी की बात की गई है। तो देखो, तो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का सिस्टम होता है हर एक जो है कंट्री में अलग अलग यूनिट सिस्टम है। बाकी एक एसआई यूनिट होता है जो यूनिवर्सल होता है, सब जगह मान्यता होता है इसका ना, हर जगह वही चलता है। तो यूनिट की बात करें तो दो तरह की यूनिट होती है, एक बेस यूनिट होती है, जो बेस यूनिट होती है इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, एकदम प्योर होती हैं, मतलब इनको डायरेक्ट जैसे हम बोलेंगे वैसे ही बोलना पड़ेगा। 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इनको मिला करके, इन्हीं से यूज करके हम नई यूनिट बनाते हैं जिनको डिराइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेसिकली डिराइव जो यूनिट होती हैं वो इन्हीं से निकाली जाती हैं, बेस से। तो पहले हम जान लेते हैं फंडामेंटल क्या होती है, फिर डिराइव की बात करते हैं। चलो आगे बढ़े। तो देखो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इनको पहले आप समझ लो, फिर डिराइव वाली बात करेंगे अगले लेक्चर पे। देखो यहाँ से ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसको आपको याद कर लेना है। बाकी फिजिक्स में इन सब के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं, तो 7 याद कर लो कौन कौन से हैं। लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखा हो पर ये पूरा टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यही चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो मोल होती है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो यही चल रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब ये सब क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी की जो यूनिट है यहाँ पे तो आपको दिखाया गया नोटेशन, और यहाँ पे इनकी यूनिट लिखी हुई है। जैसे लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, केजी में, है ना, ये इसकी यूनिट लिखी हुई है। टाइम को किस में मेजर करते हो, सेकंड में, है ना। बाकी मिनट आर ये भी होता है, पर ये बहुत बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। सेकंड से ही कहानी स्टार्ट हुई है, अब सेकंड से नीचे और भी छोटे छोटे यूनिट होते हैं, लेकिन कहानी सेकंड से शुरू होती है, ठीक है। फिर अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। देखो यहाँ पे के लिखा हुआ है, पर नीट जे वाले बच्चे हो तो आप जब देखोगे तो कभी कभी एग्जाम में
थीटा लिख के भी आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, के थीटा दोनों चलता है। फिर अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि मोल है। अब मोल बड़ा फेमस, इस चैप्टर के अंदर पूरी कहानी मोल की है, तो हम लोग मोल को स्टडी करेंगे अच्छे से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो जो लाइट होता है ना, लाइट, ठीक है, तो लाइट को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, कितना ज्यादा होता है, तो वो होता है कैंडेला, उसको कैंडेला में मेजर करते हैं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी, इनकी 7 फिजिकल यूनिट आपको याद रखना है। ये क्वांटिटी है, ये इनकी यूनिट है। क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी से ही यूनिट आया। अब देखो इस वाले यूनिट से, मतलब इस वाले सॉरी क्वांटिटी से, इस क्वांटिटी से जो भी क्वांटिटी आप निकालोगे वो कहलाएंगी डिराइव क्वांटिटी। क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। और इस वाली यूनिट से जो आप यूनिट निकालोगे वो कहलाएंगी डिराइव यूनिट। भाई डिराइव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज निकालना किसी दूसरी चीज का के हेल्प से, तो इनके हेल्प से कुछ भी आप निकालोगे तो वो डिराइव कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे देखो मास है, लेंथ है, हम ऐसा कुछ करें कि इन दोनों का इस्तेमाल करके कोई नई चीज बना लें। तो मास और लेंथ, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए मैं ऐसा समझ सकता हूँ, जैसे मान लो फोर्स की बात कर लो, फोर्स, या वेलोसिटी की बात कर लो। वेलोसिटी क्या होता है आप जानते होगे, बताओ। स्पीड तो पता है ना, स्पीड तो बचपन से पढ़ते आए हो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब बताओ कि स्पीड क्या है अपने आप में? स्पीड कहाँ से आया? डिस्टेंस और टाइम से आया। डिस्टेंस मतलब लेंथ ही तो हुआ, तो लेंथ और टाइम का इस्तेमाल मैंने किया है इसमें, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके मैंने ये वाली यूनिट बनाई है, मतलब सॉरी क्वांटिटी बनाई है। तो स्पीड एक क्वांटिटी हो गई, और कौन सी क्वांटिटी हुई? ये डिराइव क्वांटिटी हुई, क्योंकि इससे डिराइव किया गया। सही है। अब देखो जरा यहाँ से, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता, स्पीड की यूनिट क्या होगी? क्योंकि डिपेंड कर रही है डिस्टेंस एंड टाइम पे, है ना। स्पीड इक्वल टू अपना क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस मतलब लेंथ ही तो है, इसकी यूनिट है मीटर, तो हमने लिख लिया है मीटर, ठीक है। अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो बेसिकली ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब जो मीटर पर सेकंड आया है ना, ये डिराइव्ड यूनिट हो गई, क्योंकि हमने इससे डिराइव किया है। तो ये होता है बेसिक सा फंडा। बाकी यूनिट की सारी कहानी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ तो पूरा चैप्टर ही है। यहाँ में बस केवल ये समझना था कि ये 7 यूनिट हमें पता होनी चाहिए, और इनके साथ साथ इनकी क्वांटिटी, एक साथ हमें इसके यूनिट और क्वांटिटी दोनों मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया। तो आज हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या-क्या कवर अप करना है, ठीक है। तो आज आपने जान लिया कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक फंडा समझ लिया आपने क्या होता है, मैटर कितने टाइप का होता है, ये सारी बात मैंने बता दी। आपको मैंने जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, प्लाज़्मा, ये सब सारी चीज़ें बता दी। उसके अलावा हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब समझा, कुछ क्वांटिटी डिस्कशन किया। तो अभी हम लोग सरफेस पे ही चीज़ें देख रहे हैं। तो चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, प्रॉपर वे में आएँगी। एक सीक्वेंस में आप देखो, नोट बना के चलते चलो हमारे साथ, आप देखोगे कि आपको फ़ील आएगा कि हाँ, हमारी केमिस्ट्री बन रही है। अब प्रॉपर वे में हमारे साथ पूरा एक चैप्टर का सीरीज़ कवर करके तो देखो, आपको अपने अंदर से ही फीलिंग उठेगा, नहीं यार दूसरा चैप्टर भी कवर करते हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं करा दूँगा, जहाँ से आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई-लिखाई करते रहें। मिलते हैं इसी चैनल पे, एक सीक्वेंस में आपका लेक्चर आता रहेगा, जिस टाइम से आपको लेक्चर मिल रहा है, उसी टाइम पे आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल्स में, जो जितने लोग आप जानते हो, जो आपके क्लास में हो, सबको शेयर करो, आप लाइक करो, कमेंट करो, जो आपको लगे कि सर हमें ये चीज़ बता दीजिए, आपको कोई डाउट है या कुछ आपको वीडियो में कोई सजेशन देना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम लोग बहुत वेलकम करते हैं, और उसका रिज़ॉल्यूशन नेक्स्ट वाले में करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई-लिखाई बढ़िया से करते रहें। थैंक यू।